हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड। और बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत तो हमारा जो विचार चल रहा था कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स के संबंध में हमने आपको दो प्रश्नों के विषय में चर्चाएं की। इसमें पहला था कि कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह हमारा पहला प्रश्न था, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। और इसके साथ ही हमारा दूसरा जो प्रश्न था वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो क्या है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विषय में मार्क्स के विचारों की व्याख्या करते हुए मार्क्स और हीगल की तुलना कीजिए। इस प्रकार से ये बड़ा प्रश्न बनता है। लेकिन इसके साथ ही हम एक अपार्ट के संबंध में भी थोड़े से चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे दो प्रश्न बनते हैं अपार्ट की दृष्टि से। और ये जो मैं अब लेसन करा रहा हूँ वह इम्पोर्टेंट भी है अपार्ट में। कहने का मतलब यह है कि कभी कभार छोटे प्रश्नों के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये छोटा जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट भी है, आता भी रहता है और कई बार आया भी है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एलिनेशन क्या है, अर्थात अलगाव। अलगाव को अंग्रेजी में एलिनेशन कहते हैं। यह एलिनेशन का सामान्य अर्थ अलगाव, जैसे कि अलगाव, पृथक्करण, परायापन, विषम, विलगाव या पराया अथवा कटा हुआ महसूस करना, यह अलगाव के सामान्य अर्थ है। और अलगाव शब्द एलिनेशन का हिंदी रूपांतरण है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कार्ल मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा का उल्लेख अपनी प्रमुख पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक दास कैपिटल के अंतर्गत किया है। ये दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसके अंतर्गत तो उन्होंने अलगाव का उल्लेख किया कि अलगाव वह स्थिति है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी श्रमिक व्यक्ति जब किसी कारखाने अथवा फैक्ट्री के अंतर्गत काम करता है और काम करने के बाद किसी वस्तु का निर्माण करता है, लेकिन निर्माण करने के बाद में वह वस्तु जिस व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती है उसी व्यक्ति से इतनी दूर चली जाती है, अर्थात उससे पराई हो जाती है, पृथक हो जाती है। इस बात को कार्ल मार्क्स ने अलगाव कैसे किया, अर्थात अपने आप को उस वस्तु से पृथक कर लेना, कटा हुआ महसूस करना, पृथक करना या दूर चला जाना, उस वस्तु से उसका कोई लेना देना नहीं रहना, अलगाव की स्थिति है। आधुनिक युग के अंतर्गत आपने देखा होगा कि एक श्रमिक किसी कारखाने के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु का निर्माण करता है। प्रत्येक वस्तु का निर्माण करने के बाद में वह किसी पूंजीपति के पास और पूंजीपति के बाद में फिर किसी अन्य व्यक्ति अर्थात खरीदार के पास पहुंच जाती है। तो उसका जो मुख्य कार्यकर्ता उस वस्तु से उसका कोई लेना देना नहीं, बस उससे मिलता है तो एक मजदूरी जो कि अल्प मात्रा में। तो ऐसी स्थिति को मार्क्स ने अलगाव की संज्ञा दी कि ये बड़ी कितनी दयनीय स्थिति है कि किसी वस्तु का निर्माण कोई व्यक्ति करता है और करने के बाद में उस वस्तु से उसका कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है, उसका लेना देना, इसका संबंध अर्थात उससे पृथक हो जाता है, दूर चला जाता है, उस वस्तु से कट जाता है। तो वो है हमारे लिए अलगाव की स्थिति है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अलगाव का अर्थ पृथक्करण, परायापन, विषम, विलगाव, पराया अथवा कटा हुआ महसूस करना आदि, ये अलगाव के समान अर्थ है। अलगाव का उल्लेख मार्क्स ने अपनी प्रमुख पुस्तक दास कैपिटल के अंतर्गत किया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में एक व्यक्ति जिस वस्तु का वह निर्माण करता है वह उस वस्तु से अलग या पृथक होना ही अलगाव है। इसे अंग्रेजी में एलिनेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब बात आती है
परिभाषा। परिभाषा, अलगाव की परिभाषा, अलगाव की परिभाषा। स्टुअर्ट, स्टुअर्ट कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक श्रमिक वर्ग, एक व्यक्ति जिस वस्तु का वह निर्माण करता है और वही व्यक्ति उस वस्तु से अपने आप को पृथक कर लेता है। वह अलगाव है, वह अलगाव है। तो ये रहा हमारा अपार्ट के लिए सीमेंट में अलगाव का प्रयोग। सीमेंट अलगाव का प्रयोग सीमेंट ने अलगाव का प्रयोग 5 अर्थों में किया है। पहला है नियमहीनता, दूसरा है शक्तिहीनता, तीसरा है अर्थहीनता, चौथा है पृथकता और पांचवा है स्वीकृति अलगाव। इस प्रकार से सीमेंट ने अलगाव का 5 अर्थों में प्रयोग किया है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है कि श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के मध्य किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। उसको केवल उसके मजदूर से यह है वो वस्तु किस कीमत पर बेचती है, कौन लेगा इत्यादि के विषय में श्रमिक वर्ग का उस वस्तु पर कोई अधिकार नहीं है। अर्थात उसे तो केवल अपनी मजदूर से ही काम है कि उस वस्तु का निर्माण होने के बाद में वो उस व्यक्ति से पृथक हो जाती है। अब उसके नियम कानून व्यवस्था है, उस वस्तु से पैसे इत्यादि का उससे कोई लेना देना नियमों से भी प्रति हो जाता है। अर्थात तो वह नियमों से भी पृथकता हो जाता है। दूसरी बात है शक्तिहीनता, अर्थात अलगाव के अंतर्गत शक्तिहीनता का प्रयोग होता है कि यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक श्रमिक को वस्तु के बाद में उस शक्ति पर कोई भी अधिकार नहीं है। शक्ति पर भी कोई अधिकार नहीं है। अर्थहीनता,
अर्थ धन से भी कोई लेना देना नहीं है। अर्थात अर्थहीनता का मतलब है उस वस्तु के प्रति उसके क्या मूल्य है, कितने में उसे बेचता है, इस बात से भी श्रमिक वर्ग का उस वस्तु से कोई लेना देना नहीं। क्यों बनने के बाद में जब पूंजीपति की हो जाती है तो पूंजीपति उसे किसी भी वस्तु को कितनी भी कीमत में बेचे उसे तो केवल अपनी मिलती है तो मजदूर ही प्राप्त होती है। पृथकता अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में जहां उस निराशा दिखाई देती है, चाहे वो नियमहीनता के प्रति, चाहे शक्तिहीनता के प्रति या अर्थहीनता के प्रति या वस्तु के प्रति, उसे हमें पृथकता ही अलग ही महसूस करना और स्वयं के प्रति अलगाव अर्थात कभी कभार वो इस बात को इतनी गहनता से सोचता है कि वो स्वयं के प्रति भी अपने आप में अलगाव कर लेता है, महसूस करता है। तो ये तो रहा अलगाव, बिलगाव, पृथकपन, परायापन, कटा हुआ महसूस करना। लेकिन दूसरी बात और कार्ल मार्क्स ने बताई थी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये भी हमारे पाठ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यापार में तो इसे कभी कभार पूछते भी नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का उल्लेख कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रमुख पुस्तक दास कैपिटल के अंतर्गत किया है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को उल्लेख, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का उल्लेख मार्क्स ने अपनी प्रमुख पुस्तक दास कैपिटल के अंतर्गत किया। दास कैपिटल अतिरिक्त मूल्य क्या है कि वास्तविक मूल्य अर्थात किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य और प्राप्त किया गया मूल्य के बीच का अतिरिक्त मूल्य है। सबसे पहली बात यह है कि कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को उल्लेख किया। दूसरी बात यह है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रमुख पुस्तक दास कैपिटल के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को उल्लेख किया। तीसरी बात यह है कि अतिरिक्त मूल्य क्या है, अर्थात तो किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य और प्राप्त किए गए मूल्य के बीच का जो अंतर है वो अतिरिक्त मूल्य है। जैसा कि समस्त खर्चा लगाकर यदि किसी वस्तु 70 रुपए में संपूर्ण खर्चा लगाकर किसी वस्तु का मूल्य 70 रुपए है, ये रहा हमारा वास्तविक मूल्य। अर्थात किसी पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपति ने किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए सब कुछ वस्तु का टूट कच्चा बाड़ा जो भी मजदूर लगाकर किसी वस्तु का निर्माण जो होता है वो 70 रुपए है। यह है हमारा वास्तविक मूल्य।
अर्थात वो वस्तु 70 रुपए में बन करके कंप्लीट होती है, लेकिन पूंजीपति उस वस्तु का 100 रुपए लगाता है, 100 रुपए में बेचता है, अर्थात ये प्राप्त किया मूल्य, प्राप्त किया गया मूल्य है। वास्तविक मूल्य तो रहा 70 रुपए, अर्थात वो वस्तु बनकर के कितने में कंप्लीट होती है, 70 रुपए में, लेकिन एक पूंजीपति, एक मालिक उस वस्तु को 100 रुपए में बेचता है। अब इन दोनों के मध्य 100 माइनस 70 बराबर 30 रुपए, ये जो 30 रुपए है वो अतिरिक्त मूल्य है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, आधुनिक युग के अंतर्गत, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो विकास जो होता है, पूंजीपतियों की जो वृद्धि होती है पूंजी में, वो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत या 70 रुपए 30 रुपए जो अतिरिक्त मूल्य है इसके द्वारा होती है। जबकि मार्क्स का यह कहना है कि इस 30 रुपए पर दोनों का समान अधिकार होना चाहिए, जबकि इसको केवल पूंजीपति ही रख लेता है। या फिर जो 30 रुपए है बीच का मूल्य वो श्रमिक वर्ग के लिए होना चाहिए, पर श्रमिक वर्ग ना लेकर के पूंजीपति स्वयं इसको हड़प लेता है। यही पूंजीवादी व्यवस्था है कि श्रमिक को तो केवल उसकी मजदूरी से ही लेना देना है, लेकिन उस सारा काम एक श्रमिक वर्ग ने किया और उसको केवल मजदूरी प्राप्त होती है। यहाँ अतिरिक्त मूल्य पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत शोषण का प्रमुख कारण है, और जो पूंजीपतियों का जो विकास होता है वो इसी अतिरिक्त मूल्य के आधार पर ही उसका विकास होता है।